Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about regional culture in making. Learning objective: language development, advancement in painting, advancement in dance, evolution in literature, flourishing in music, and development in regional culture. The culture of a particular region includes the language and literature, distinctive kind of food and clothes, dance, music, painting of that area. तो कल्चर होता है कि एक एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, क्या वहाँ लिटरेचर है, कौन सा खाना खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या उनका डांस है, क्या उनका म्यूजिक ऑफ पैटर्न है. देन मेडिवल पीरियड प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द फ्लोरिंग ऑफ रीजनल कल्चर इन इंडिया. मेडिवल पीरियड में बहुत सारे ऐसे फ्लोरिंग रीजनल हुए जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका कल्चर फ्लो किया. डाइवर्स रीजनल लैंग्वेज, लिटरेचर, फेस्टिवल्स, फॉर्म्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक, पेंटिंग्स, ड्रेसेस एंड फूड आइटम्स इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, सब अलग अलग डाइवर्सली लैंग्वेज, लिटरेचर और डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म सब बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए. फैक्ट चेक: The medieval period saw a significant development of regional language and literature. During this period, not only religious literature but lot of secular literature was also written. तो यहाँ पे सिर्फ religious literature के अलावा secular जो literature थे, secular मतलब सब एक है, ठीक है. तो ऐसी literature भी काफ़ी लिखी गई. Language development: a number of languages such as Gujarati, Marathi, Rajasthani, Assamese, Bengali, Odia developed in different regions during the early medieval period from the dialect used by the common people. तो बहुत सारी लैंग्वेज का यहाँ पे जन्म हुआ, लाइक गुजराती, मराठी, राजस्थानी, है ना. रिलीजियस टीचर्स ऑफ दैट टाइम ऑफन प्रीच्ड इन रीजनल लैंग्वेज. तो जो टीचर्स थे, वो रिलीजियस टीचर्स थे, वो अपनी ही लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें वो करते थे, प्रवचन देते थे. दिस फर्दर पॉपुलराइज्ड दीज लैंग्वेज. तो इससे ये लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हो गई. इन साउथ इंडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा लैंग्वेज प्रॉस्पर ड्यूरिंग द चोला रीजन. चोला रीजन में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ लैंग्वेज काफ़ी फेमस हुई. मलयालम वॉज अ पैटर्नाइज बाय द चेरास. तो मलयालम जो कर्नाटका में चलती है, उनको चेरास ने पॉपुलराइज किया. द चेरास किंगडम ऑफ महोदयापुरान वॉज अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे केरला. तो महोदयापुरान में जो चेरा किंगडम था वो अब केरला में है. इट इज़ सपोज दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस रीजन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला. तो ये साउथ वेस्ट में है इंडियन पेनिनसुला के. इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय द तमिल एंड लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु. तो ये तमिल और तमिल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होके जो मलयालम लैंग्वेज है वो बनी है. द रूलर्स मेंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड स्क्रिप्ट्स इन दीज लैंग्वेजेस. तो जो रूलर्स हैं थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखते थे इन लैंग्वेज के. इनफैक्ट मलयालम इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन द सब कॉन्टिनेंट. मलयालम ऐसी ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, पहली लैंग्वेज थी ऐसी जो कि रिकॉर्ड्स में रखी गई, रिटन रिकॉर्ड्स में रखी गई. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स, द टू न्यू लैंग्वेज अरबिक एंड पर्शियन मेड देयर वे टू इंडिया. तो नई लैंग्वेज आई मुगल दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जो थी अरेबियन एंड पर्शियन. ऑफ दीज पर्शियन वॉज मोर इम्पोर्टेंट. इनमें पर्शियन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. एंड इट वॉज लैंग्वेज ऑफ कोर्ट फॉर 100 of years. तो मतलब दरबारों की जो कोर्ट होते थे ना, दरबार होते थे, उनकी जो सबसे मेन लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, कई सालों तक. बाय द मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदी अ न्यू लैंग्वेज डेवलप्ड, दैट इज उर्दू. और पर्शियन और हिंदी के मिक्सचर से उर्दू लैंग्वेज बनी. द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द development of regional language. They use these language to spread their ideas and write their composition. तो भक्ति और सूफी जो थे ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और इन्हीं से ही वो अपने आइडियाज़, अपने कंपोजिशन लिखते थे. एवोल्यूशन इन लिटरेचर: वेरियस रीजनल टेक्स्ट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री. तो अलग अलग जो सोर्सेज थे, इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे इन्फॉर्मेशन के, वो थे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से. दीज वर रिटन बाय पीपल हु वर फेमिलियर विद द कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कल्चर प्रिवेंट इन दोज रीजन. तो ये वो उन लोगों से फेमिलियर थे, मतलब वहाँ से हमें मिले जो इस रिलीजन, जो इस कस्टम को, ट्रेडिशन को फॉलो करते थे. दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ इन दीज प्लेस एज वेल एज वेरियस अदर एस्पेक्ट्स सच एज ट्रेड, कॉमर्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट. तो ये हमें अलग अलग एस्पेक्ट देते थे, ट्रेड के, कॉमर्स के, ट्रेडिंग करने के, कॉमर्शली काम करने के लिए, है ना, और कल्चरल डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट देते थे. विद रिगार्ड टू सर्टेन डायनेस्टीज और रूलर्स, दीज टेक्स्ट माइट बी द ओनली द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. तो हम अगर अलग अलग डायनेस्टीज़ का, रूलर्स की बात करें तो ये हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है. सेकुलर एंड रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज इन रीजनल लैंग्वेज प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन. जो सेकुलर या फिर जो रिलीजियस टेक्स्ट थे वो हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते थे. ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड मोस्ट लिटरेरी
वर्क वर रिटन इन संस्कृत। मिडिवल पीरियड में ज़्यादातर काम में, अर्ली मिडिवल पीरियड में जो ज़्यादातर काम था वो संस्कृत में होता था। शंकराचार्य, रामानुजा, माधवाचार्य एंड वल्लभाचार्य रोट मैनी बुक्स इन रिलीजियस फिलोसॉफी। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी जो रिलीजियस फिलोसॉफी में थी। मैनी बुक्स ऑन मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, ड्रामा, स्टोरीज एंड पोएम्स वर रिटन इन संस्कृत। तो बहुत सारे म्यूजिक ड्रामा लिखे गए संस्कृत में। रीजनल लैंग्वेज ऑफन बोरोड लिटरेचर फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज। जो रीजनल लैंग्वेज थी वो संस्कृत लैंग्वेज से ही ली गई थी। The temple theatre of Kerala also acted on stories borrowed by the Sanskrit epics। तो जो टेम्पल थे केरला के, वहाँ पे जो स्टोरीज लिखी होती थी वो भी क्या थी, संस्कृत एपिक्स से ली गई थी। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन मलयालम बिलोंग टू द 12th century are directly taken by the संस्कृत। तो जो पहला एपिक लिखा गया मलयालम भाषा में वो संस्कृत से लिया गया था। A famous book on grammar and poetics, the Leelatikaram were written in Manipalavam in the 14th century। तो जो एक फेमस बुक थी ग्रामर पोएटिक्स की, लीलातिकरम कलम, ये मणिपुरावलम में 14th सेंचुरी में लिखी गई। मणिपुरावलम लिटरेरी मीन्स डायमंड्स एंड कोरल्स। तो इसका मतलब था डायमंड्स एंड कोरल्स विच रेफर्स टू टू लैंग्वेज संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज केरला। Thus it is the literary works that consist of words फ्रॉम संस्कृत एंड मलयालम। तो इसमें ऐसे वर्ड्स थे जो संस्कृत और मलयालम से लिए गए थे। इन द लेटर पीरियड कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, चंडीदास, विद्यापति, ज्ञानेश्वरा, तुकाराम एंड नामदेव enriched रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बाय देयर यूनिक वर्क्स। तो ये जो बाद का जो पीरियड आया, जब कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, सूरदास वगैरह सब जब आए, तो यहाँ पे ये रीजनल लैंग्वेज लिटरेरी वर्क में बाय देयर यूनिक वर्क से रीजनल लैंग्वेज में ये आने लगे। Many Muslim poets like Jayasi, Manjhan and Rahim wrote excellent book in Indian regional language। तो इन्होंने जो मुस्लिम पोइट्स थे, इन्होंने भी कई सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखी। एडवांसमेंट इन पेंटिंग, बिफोर द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग was established, there was already an existing tradition of painting in India। मुगल स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही, ऑफ पेंटिंग स्टार्ट होने से पहले ही इंडिया में पेंटिंग काफ़ी अच्छी वाइडली स्प्रेड थी। द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ अजंता एंड एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र शोज इन द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन पेंटिंग्स एंड द बृहदेश्वरा टेम्पल ऑल्सो हैज़ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन इट्स इनर वॉल्स। तो अजंता अलोरा की गुफाओं पे, केव्स पे जो पेंटिंग की गई थी महाराष्ट्र में, वो बहुत अच्छा हेरिटेज दिखाती थी हमें इंडियन पेंटिंग का। और बृहदेश्वरा टेम्पल पे भी बहुत अच्छी इनर वॉल्स पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स की गई थी। थ्रू आउट द मिडिवल पीरियड पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद पीपल कलरफुल पेंटिंग। तो पाम लीफ और पीरियड्स ऑफ जो मेडिवल पीरियड था, इसमें पाम लीफ और मैन्युस्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करते थे जिससे कि पेंटिंग की जाती थी। द रूलर्स एंड द रिच पीपल पैटर्नाइज्ड पेंटर। देन मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग, द मुगल रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ पेंटिंग। इनका अच्छा पैटर्न था पेंटिंग का। ऑल्दो द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बिगेन टू डेवलप ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। मिनिएचर की पेंटिंग का जो आर्ट था वो आया सल्तनत पीरियड में, दिल्ली सल्तनत पीरियड में। बट इट रीच्ड इट्स हायर अंडर द मुगल पीरियड, पर उसको ज़्यादा बढ़ावा मिला मुगल पीरियड में। द मोस्ट फेमस पर्शियन पेंटर इन अकबर कोर्ट वर मीर सयादी अली एंड ख्वाजा अकबर्स कोर्ट वर मीर सयादी अली एंड ख्वाजा अब्दस समद। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस पर्शियन पेंटर थे वो थे अकबर के कोर्ट में मीर सयादी अली और ख्वाजा अकबर्स। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। तो पहले जो मिनिएचर की पेंटिंग होती थी वो पाम लीव्स पे होती थी या लकड़ी पे होती थी। देयर वर मोर देन 100 पेंटर्स एंड इलस्ट्रेटर इन अकबर रॉयल स्टूडियो तस्वीर खाना। ठीक है, तो उनमें 100 से ज़्यादा पेंटर और इलस्ट्रेटर थे जो कि तस्वीर खाना स्टूडियो में, जो अकबर का रॉयल स्टूडियो था, वहाँ पे तस्वीर खाना में वो पेंटिंग करते थे। हिंदू एंड मुस्लिम आर्टिस्ट वर्क टुगेदर इन द स्टूडियो। जहांगीर एंड शाहजहां ऑल्सो पैटर्नाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर। तो जहांगीर और शाहजहां ने भी बहुत ही हाईली स्किल्ड पेंटर्स को रखा। दे जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स। दे पोर्ट्रेड कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ बैटल और विक्ट्री, हंटिंग सीन्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो ये बनाते थे क्या, कोर्ट के सीन, जो दरबार के सीन होते थे वो बनाते थे, और जीत के हार के सीन बनाते थे। ठीक है, मतलब बैटल ग्राउंड के, इस तरह के ये पेंटिंग्स करते थे। द पेंटिंग्स वर एक्सचेंज एज गिफ्ट अमंग द नोबिलिटी। इनको जो पेंटिंग्स थी उनको जैसे पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। ओनली द एम्पर एंड हिज क्लोज रिलेशन हैड एक्सेस टू पेंटिंग। देन वी हैव नेक्स्ट इज फैक्ट चेक।
Miniatures and miniature painting are small size painting generally done in watercolor or cloth or paper। तो miniature paintings जो होती हैं ये जनरली स्मॉल साइज होती हैं और ये वाटर कलर से पेपर या क्लोथ पर बनाई जाती हैं। राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, औरंगजेब वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, अगर औरंगजेब को पेंटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बिकॉज ऑफ फेडिंग सपोर्ट और डिक्लाइनिंग ट्रेंड सेट इन, तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग शुरू हो गया था। मैनी पेंटर्स माइग्रेटेड टू कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल किंगडम्स, तो जो ज़्यादातर पेंटर्स थे उनको रीजनल किंगडम्स में भेज दिया गया, लाइक द कोर्ट ऑफ राजस्थान, कंगारा एंड डेक्कन। ग्रेजुअली दीज प्लेसेस बिकम ग्रेट सेंटर ऑफ पेंटिंग, तो जहाँ पे ये पेंटर्स गए वहाँ पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग फलने फूलने लगी। मैनी ऑफ दीज पेंटिंग स्पेशली दोज फ्रॉम राजस्थान कंबाइन द थीम्स ऑफ स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन एंड द मुगल फॉर्म्स ऑफ स्टाइल, तो जो राजस्थान में पेंटिंग होने लगी वहाँ पे इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन और मुगल फॉर्म्स में ये पेंटिंग होने लगी। Thus, along with court scene and the portraits of rulers like Mughals, themes from mythology and poetry also began to be depicted, तो इनमें काफ़ी सारी तरह के कोर्ट सीन वगैरह होने लग गए, ठीक है, और पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स लाइक मुगल्स के पोर्ट्रेट्स होने लग गए, ठीक है, इस तरह के पेंटिंग ये करने लगे। देन बूंदी, जोधपुर, कोटा, मेवाड़ एंड किशनगढ़ became famous for such paintings। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। By the late 17th century, the Himalayan foothills present by हिमाचल प्रदेश, आज है हिमाचल प्रदेश, उस समय हिमालयन फुटहिल्स बोला जाता था, have developed a bold and intense style of miniature painting called बसोहली, तो यहाँ पे बहुत अच्छी मिनिएचर पेंटिंग होने लगी जिसे बसोहली कहा जाता है। फेमस टेक्स्ट भानु दत्ता रसमन जारी वॉज पेंटेड हेयर, तो जो एक फेमस थे टेक्स्ट था भानु दत्ता रसमंजारी, यहाँ पे पेंट किया गया। By the mid-18th century, the Kangra school of painting migrated to the hills after the weakening of Mughal Empire and invasion of Nadir Shah। तो पहले जब मिड ऑफ 18th सेंचुरी आया तो मुगल एम्पायर वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर पड़ गया और धीरे धीरे जो कांगड़ा पेंटिंग्स थी वो हिल्स की तरफ जाती चली गई जहाँ पे नादिर शाह का इन्वेशन था। दे मिंगल विद द लोकल आर्टिस्ट एंड डेवलप द कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो उन्होंने लोकल आर्टिस्ट से बात करके और वहाँ पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग बनाया। कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड अ स्टाइल दैट लुक मिनिएचर पेंटिंग टू अ हायर लेवल, तो कांगड़ा आर्टिस्ट जो थे उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग को काफ़ी हाई लेवल पे लेके गए। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैष्णविट ट्रेडिशन एंड the main feature of this school of painting were the use of soft color including cool blues and the green and a lyrical treatment of themes, तो इनका जो मेन फीचर्स थे वो थे ये अच्छे सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिसमें कूल ब्लू था, ग्रीन था, लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स थे। देन फ्लोरिशिंग इन म्यूजिक, Music also flourished during this period. Indian music was divided into two branches, the Hindustani music in the north and the Carnatic music in the south। तो दो तरह के म्यूजिक चल रहे थे, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। The contribution of Bhakti and Sufi संत in the development and promotion of music is noteworthy, ठीक है। तो जो कंट्रीब्यूशन था भक्ति सूफी का, भक्ति और सूफी संतों का, वो इतना प्रमोशन ऑफ म्यूजिक इन नॉटवर्दी, इतना ज़्यादा वो नहीं था, प्रमोशन नहीं हो रहा था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी म्यूजिक बिकेम अ पार्ट ऑफ कोर्ट लाइफ, फिर धीरे धीरे सूफीज जब आए तो यहाँ पे जो म्यूजिक था वो कोर्ट यानी दरबारी लाइफ का हिस्सा बन गया, दरबार का हिस्सा बन गया। मैनी न्यू फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट वर डेवलप्ड, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट इस समय बनाए गए। अमीर खुसरो लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो अमीर खुसरो रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। ही वॉज नॉट ओनली अ पोएट बट ऑल्सो एन एक्सपर्ट म्यूजिशियन, तो वो सिर्फ पोएट ही नहीं म्यूजिशियन भी थे। ही इंट्रोड्यूस मैनी पर्शियन अरबिक राग, तो उन्होंने कई पर्शियन अरबिक राग्स बनाए, लाइक ऐमान, घोरा एंड सनम इन इंडिया। He is believed to have invented some of the musical instrument that such as the सितार एंड तबला, तो ऐसा माना जाता है कि सितार और तबला उन्होंने ही बनाया, अमीर खुसरो ने। ही वॉज ऑल्सो द ओरिजिनेटर ऑफ पॉपुलर म्यूजिकल स्टाइल इन कवाली ख्याल, ठीक है, कायल, तो उनका ऐसा मानना है कि वो कवाली सिस्टम उनके द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो मुगल रूलर्स ऑल्सो इनकरेज म्यूजिक, मुगल रूलर्स ने भी म्यूजिक को काफ़ी इनकरेज किया। अकबर पैटर्नाइज तानसेन ऑफ ग्वालियर, अकबर ने तानसेन ऑफ ग्वालियर को पैटर्नाइज किया। एंड तानसेन क्रिएटेड मैनी न्यू मेलोडीज ऑफ राग, तो तानसेन ने बहुत सारे
राग बनाए, लाइक बाबा रामदास, बायजू बावरा एंड सूरदास वर रीनोड म्यूजिशियन ऑफ दैट टाइम। तो ये बाबा रामदास और बायजू बावरा ये उस समय के काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन थे। जहांगीर एंड शाहजहां वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, जहांगीर और शाहजहां भी बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ म्यूजिक थे। अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, हीज मेजेस्टी पेज मच अटेंशन टू मच म्यूजिक। तो अबुल फजल जो थे उनके कारण जो उनके मेजेस्टी थे, उनके मानने वाले थे, वो म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे। म्यूज़िक ग्रू ड्यूरिंग द रेन ऑफ लेटर मुगल किंग मोहम्मद शाह। तो म्यूज़िक ज़्यादा बड़ा मुगल शाह के टाइम पे। द द्रौपद एंड द ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग वॉज प्रैक्टिस्ड बाय द फेमस सिंगर ऑफ मेडिवल पीरियड। तो द्रौपद और ख्याल स्टाइल जो हुआ सिंगिंग का स्टार्ट, ये मेडिवल पीरियड से स्टार्ट हुआ। शाह हिमसेल्फ कंपोज सॉन्ग अंडर द पेन नेम। तो शाह अपने सॉन्ग्स बनाते थे और उसमें अपना पेन नेम डालते थे। द रूलर्स ऑफ जौनपुर एंड ग्वालियर, सुल्तान हुसैन शार्की एंड राजा मान सिंह वर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिक। तो इन सबको भी म्यूजिक बहुत पसंद था। म्यूजिक फ्लोरिश्ड इन द स्टेट ऑफ कश्मीर, गुजरात एंड मालवा एज वेल। The use of tabla in India music increased towards the end of 17th century। तो यूज़ ऑफ तबला जब 17th सेंचुरी का एंड आया तो यहाँ पे यूज़ काफ़ी होने लगा तबला का। म्यूजिक ऑल्सो इनक्रेज एंड पैटर्नाइज इन द साउथ, साउथ में भी म्यूजिक काफ़ी फैलने लगा। द विजयंकारा एम्पायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। तो विजया नगाड़ा एम्पायर जो था वहाँ पे कर्नाटिक म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा किया जाता था। एंड चतुर्दंडी प्रशिक्षिका एंड वर्क ऑन द कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक वॉज रिटन इन द 17th सेंचुरी। तो ये बुक जो थी चतुर्दंडी परीक्षा, ये 17th सेंचुरी में लिखी गई इन द कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक में। एडवांसमेंट इन डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इवॉल्व ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। इंडियन डांस हैज़ रिच ट्रेडिशन। डांस का इंडिया में बहुत अच्छा ट्रेडिशन है। इट हैज़ बीन अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस सिंस एंशिएंट टाइम। तो इसके ज़रिए हम अपने इमोशंस को दिखाते हैं। द पॉपुलर इमेज ऑफ शिवा इन द फॉर्म ऑफ नटराज सिम्बलाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ हीज आर्ट फॉर्म ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन पीपल। तो जो भगवान शिव हैं उनकी जो नटराज वाली पोजीशन है यानी डांस वाली पोजीशन जो है वो लोगों की लाइफ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। देयर आर 6 फॉर्म्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस। फर्स्ट इज कथक। कथक is a dance form that is associated with the several parts of North India। तो कथक चलता है नॉर्थ इंडिया में। The term कथक is derived from the word कथक, कथा which means story। तो ये जो कथक वर्ड है ये कथा वर्ड से आया है जिसका मतलब है स्टोरी। The कथक्स were originally storytellers attached to the temple। कथक थे स्टोरी टेलर्स जो मंदिर से जुड़े हुए थे। Who use gestures and song in their performance। तो वो अपने gestures का इस्तेमाल करते थे परफॉर्मेंस में। It was first mentioned in the Mahabharata। Gradually by the 15th to 16th century Kathak developed as a distinct dance form। तो 15th-16th सेंचुरी के दौरान कथक काफ़ी अच्छा डांस फॉर्म बन गया था। अंडर द मुगल्स द डांस फॉर्म बिगेन टू बी परफॉर्म्ड इन द कोर्ट। तो मुगल्स के टाइम पे ये दरबार में डांस वगैरह होने लगा। वेयर इट एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स सच एज इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क एंड इलेबोरेट कस्टम। तो यहाँ पे इनके रैपिड फुटवर्क होते थे, मतलब पूरा कस्टम को फॉलो करते हुए ये कोर्ट में डांस करते थे। 3 मेन घरानाज ट्रेडिशन ऑफ कथक डेवलप्ड, नेमली द जयपुर घराना एंड द बनारस घराना एंड द लखनऊ घराना। तो 3 मेन ट्रेडिशन थे इनके डांस के जो कि थे जयपुर घराना, बनारस घराना एंड लखनऊ घराना। कथक ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट ऑफ फॉर्म अंडर द पैटर्नेज ऑफ नवाब वाजिद अली शाह द लास्ट रूलर ऑफ अवध। तो ये जो कथक ज़्यादातर इसको मिला पॉपुलैरिटी मिली कब? नवाब वाजिद अली शाह के टाइम पे जो अवध के लास्ट रूलर थे। भारतनाट्यम। भारतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म दैट इवॉल्व इन साउथ इंडिया। ये साउथ इंडिया में होता है। इट वॉज इनिशियली परफॉर्म बाय द देवदासीज और टेम्पल डांसर इन हिंदू टेम्पल्स। और ये देवदासियों द्वारा या जो टेम्पल डांसर हैं उनके द्वारा टेम्पल्स में किया जाता है। भारतास नाट्यशास्त्र इज़ अ बुक ऑन डांस। तो भारता नाट्यशास्त्र ये डांस के ऊपर बुक लिखी गई है, ड्रामा एंड पोइट्री ऑफ द एंशिएंट पीरियड एंड इट मेंशन भारतनाट्यम एज वेल। इसमें भारतनाट्यम के बारे में भी जिक्र किया गया है। देन मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम इज़ अ सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। तो ये केरला में किया जाता है एंड द डांस इज परफॉर्म्ड बाय वुमेन इन ऑनर ऑफ विष्णु इन हीज इनकारनेशन ऑफ मोहिनी। तो ये विष्णु भगवान जी के लिए किया जाता है मोहिनी का रूप धारण करके। मोहिनी जो थी वो उनको बहुत प्रिय थी, जो कि बहुत अच्छा डांस करती थी। द मिथ ऑफ मोहिनी इज़ द कोर ऑफ एनी मोहिनी अट्टम परफॉर्मेंस।
देन द लैंग्वेज यूज्ड इन टेक्स्ट ऑफ द सॉन्ग इज मणिप्रवलम। तो जो भाषा इसमें यूज़ करी जाती है इन गानों में जिन पे मोहिनी अट्टम डांस परफॉर्म किया जाता है ये होती है मणिप्रवलम। एंड ऑल्दो द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मोहिनी अट्टम अकर्स इन 16th century documents the dance form did not begin to take a proper shape until the 18th century। तो ये डांस फॉर्म था इसको सही शेप मिली है 18th century में। देन वी हैव उड़ीसी। उड़ीसी इज अ क्लासिकल डांस स्टाइल नेटिव टू उड़ीसा। ये उड़ीसा का क्लासिकल डांस है एंड इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द नाट्य शास्त्र। इसमें नाट्य शास्त्र के कुछ प्रिंसिपल्स भी लिए गए हैं। क्लोज कॉपीज ऑफ इट्स पोजेस कैन बी फाउंड इन द स्कल्पचर्स ऑफ ओल्ड टेम्पल्स। तो इसमें क्या ली गई हैं ओल्ड टेम्पल्स के जो स्कल्पचर्स के इनको कॉपी किया गया है। दिस मीन्स दैट द डांस फॉर्म हैज़ एक्सिस्टेड सिंस द एंशियंट पीरियड। तो ये जो इससे पता चलता है कि जो ये डांस फॉर्म है ये पुराने एंशियंट टाइम से है। ओडिसी इज रिलेटेड टू भारतनाट्यम इन इट्स बेसिक पैटर्न। तो भारतनाट्यम और उड़ीसी एक जैसा ही है एंड इट इज़ यूजुअली परफॉर्म बाय द विमेन एंड बेसिक थीम इज डिवोशन टू कृष्णा। तो ये विमेंस करती हैं और भगवान कृष्ण को समर्पित करती हैं। देन वी हैव कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांस स्टाइल इन इंडिया। ये भी क्लासिकल डांस है एंड इट इज़ नेटिव टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये होता है। इट डिफर्स फ्रॉम वन अदर 5 क्लासिकल स्टाइल्स बिकॉज इट इंक्लूडेड सिंगिंग। तो ये इसमें 5 क्लासिकल स्टाइल्स यूज़ किए जाते हैं। इट डिफर्स फ्रॉम द अदर 5 क्लासिकल स्टाइल बिकॉज इट इंक्लूड सिंगिंग। तो ये जो 5 क्लासिकल डांस हैं उनसे अलग है क्योंकि इसमें सिंगिंग भी होती है। द ओरिजिन ऑफ कुचिपुड़ी can be traced to the dance drama Bahama Kalapam composed by the सिद्धेंद्र योगी। तो इसमें डांस ड्रामा भी कंपोज किया जाता है जो सिद्धेंद्र योगी ने बनाया। ऑल रोल्स वर ट्रेडिशनली प्लेड बाय मेंस। तो ये सब मेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी। मणिपुरी इज अ डांस फॉर्म ऑफ मणिपुरी। ये मणिपुर का डांस फॉर्म है। अ स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द थीम ऑफ दिस डांस आर जनरली टेकन फ्रॉम द एपिसोड्स ऑफ लाइफ ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे जो डांस परफॉर्म किया जाता है ये भगवान श्री कृष्ण की लाइफ से लिए गए हैं, उनकी थीम है। द डांस फॉर्म वॉज पैटर्नाइज्ड बाय मणिपुरी रूलर्स। तो इसको पैटर्नाइज किया मणिपुरी के जो राजा रहे उन्होंने। इन 20th century इट बिकेम पॉपुलर इन बंगाल। तो अब ये बंगाल में भी काफ़ी फेमस है। देन वी हैव डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कल्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे रीजनल कल्चर भी मतलब हर रीजन का जो कल्चर है वो भी काफ़ी फेमस होने लगा। प्रोमिनेंट अमंग देम वॉज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ लिटरली मीन्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो सब ज़्यादा फेमस कौन होने लगे? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड का भगवान, सभी पूरे जगत के भगवान। इट इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान लॉर्ड विष्णु को का ये एक नाम है। द लोकल ट्राइबल पीपल मेक वुडन इमेज ऑफ द डाइटी। तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भगवान की लकड़ी की इमेज बनाते हैं। फ्रॉम दिस स्कॉलर्स होल्ड दैट लॉर्ड जगन्नाथ वॉज ओरिजिनली अ ट्राइबल डाइटी। तो ऐसे माना जाता है कि जो भगवान जगन्नाथ थे वो ओरिजिनल है ट्राइबल डाइटीज। सम कस्टम दैट वर फॉलोड बाय द वर्शिप ऑफ द डाइटी आर ऑल्सो ऑफ द ट्राइबल नेचर। Then we have some version of Mahabharata and Purans suggest the tribal as well as the Brahmanical links of deity। तो कुछ हमें वर्जन देखने को मिलते हैं महाभारत और पुराण से जो कि ब्राह्मणिकल लिंक्स है जिनका भगवानों से। It is also said the 12th century a ruler of Ganga dynasty and the Anantavarman erected a temple of पुरुषोत्तम जगन्नाथ at पुरी। तो गंगा डायनेस्टी में 12th century में गंगा डायनेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था अनंतावर्मन, उन्होंने टेम्पल बनाया पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी में, उड़ीसा में। इट वॉज अ प्रिवेलिंग प्रैक्टिस अमंग मैनी किंग्स टू कंसिडर देमसेल्फ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो ऐसा माना जाता था कि कुछ जो किंग्स ऐसा मानते थे कि जो हम राजा हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इन 1230 किंग अनंगा भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डाइटी एंड कंसिडर हिमसेल्फ एज डिप्टी ऑफ द गॉड। तो जो 1230 में जो राजा थे अनंगा भीमा थर्ड, उन्होंने अपना किंगडम भगवान को सौंप दिया और उन्होंने बोला कि मैं भगवान का डिप्टी हूँ, यानी मैं भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट द साइट, फिर वहाँ मंदिर बना। देयरफॉर गेन्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस एंड इट्स अथॉरिटी इंक्रीज्ड इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर। तो इसको काफ़ी पॉलिटिकल और सोशली इसको प्रमोट किया गया। द टेम्पल हैज़ 3 डाइटीज नेमली जगन्नाथ, सुभद्रा एंड बलभद्रा।
रिप्रेजेंटिंग बुद्धा, धर्म एंड संघ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भगवान हैं, जगन्नाथ हैं, सुभद्रा है और बालाभद्रा है, जो रिप्रेजेंट करते हैं बुद्ध, धर्म और संघ को। द सेम deities are reversed by Hindu. The temple became a center of pilgrimage of the Hindu and Buddhist. तो अब ये तीर्थ स्थान है हिंदुओं का और बुद्धिस्ट का। बंगाल हैज़ अ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज, वहाँ का काफ़ी अच्छा कल्चर हेरिटेज है। इट वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, यहाँ पे काफ़ी अच्छी आर्ट है। बंगाली लैंग्वेज इमर्ज एज रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत ऑन द लोकल डायलेक्ट्स दैट वाज स्पोकन इन बंगाल। तो जो बंगाली लैंग्वेज है ये भी कहीं ना कहीं संस्कृत से इन्फ्लुएंस होके बनी है। ठीक है, जो अब लोकली बंगाली लैंग्वेज बन गई है। द पालाज रूल्स ओवर पार्ट ऑफ द बंगाल बिटवीन 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। इन ईस्ट बंगाल द सेनाज केम इनटू पावर इन 1095। तो पालाज ने 8th to 12th सेंचुरी तक यहाँ पे राज किया और 1095 में यहाँ पे आए सेनाज। द Balala Sena, an important ruler of this dynasty, composed work on subject like astronomy. तो जो बलाला सेना थे उन्होंने एस्ट्रोनॉमी पे काम किया। Then लक्ष्मण सेना, his son was also gifted writer and poet. तो उनके जो बेटे थे लक्ष्मण सेना ये भी एक अच्छे राइटर और पोएट थे। द कंपोजर ऑफ द गीता गोविंदा जयदेवा वॉज द मेंबर ऑफ लक्ष्मण सेना कोर्ट। तो जो गीता गोविंदा अभी हमने पिछले चैप्टर में उसके बारे में पढ़ा था ना, बुक के बारे में, तो वो लिखी थी, वो लक्ष्मण सेना की जो कोर्ट से थे उन्होंने लिखी थी, जयदेवा ने। Between 14th century to 16th century, Bengal was ruled by sultans who were independent of the Delhi Sultanate. तो 14th to 16th century सुल्तान्स थे दिल्ली में, ठीक है, बंगाल में भी, and it was often conquered by अकबर, जो कि अकबर को के कंक्वायरर थे। While Persian became the official language, Bengali continued to be used as the language of the people. यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज काफ़ी ऑफिशियल हो गई और बंगालीज जो है कंटिन्यूटी लोग वैसे बोलने लगे। Bengali was thus influenced by Persian, Sanskrit and other European language. Then early Bengali literature consisted mostly of the translated Sanskrit works. तो जो पहले बंगाली लिटरेचर थे वो संस्कृत को ट्रांसलेट करके बनाए गए थे। The Mahabharata and Ramayana were translated into Bengali during the reign of Alauddin Hussein Shah. तो महाभारत और रामायण को भी बंगाली में ट्रांसलेट किया गया अलाउद्दीन हुसैन शाह के राज में। The Mangal Kavyas also emerged during this period. They were poems of the stories of local deities like Chandi and Manasa. तो मंगल काव्यास जो थे वो भी काफ़ी इमर्ज होने लगे इस टाइम पे और they were poem of stories of local deities. ये थे मतलब जो लोकल भगवान थे चंदी मनासा उनकी स्टोरीज। Then we have next is folk literature was ट्रांसफर्ड ओरली। जो फोक लिटरेचर थे, डांस वगैरह थे, वो ओरली ट्रांसफ़र होने लगे। इट कम्प्राइज्ड ऑफ फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड्स। तो इसमें थे कहानियाँ, ये सब थे। भक्ति संत लाइक चैतन्य कंपोज पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ बंगाली। तो यहाँ पे भक्ति संत काफ़ी पॉपुलर होने लगे। द श्री कृष्णन कीर्तन पोएम्स कंपोज्ड बाय बोरू चंदीदास अ वैष्णव संत वाज एन इन्फ्लुएंशियल वर्क। तो यहाँ पे जो कृष्णन कीर्तन करते थे वो बोरू चंदीदास थे और वैष्णव संत थे। द लिटरेचर ऑफ द वैष्णवा संत कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लिटरेचर इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो जो भी इनके वैष्णव संत के जो भी लिटरेचर थे वो बंगाली लैंग्वेज में डेवलप होने लगे। There were composition written about Chaitanya and his times by others. These gives us idea about the society of that time. तो ये हमें देता है कि उस समय बंगाल में किस तरह की सोसाइटी थी। म्यूजिक स्पेशली फोक डांस prospered in Bengal. जत्रा म्यूजिकल ड्रामा थिएटर्स वर पॉपुलर इन बंगाल। तो ये बंगाल में म्यूजिक फोक डांस जत्रा काफ़ी फेमस थे। They are enacted even today by traveling performers. बॉल गुआन सॉन्ग वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो यहाँ पे बॉलगंग सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे। इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू डिस्कस the origin and development of the balls as their songs began to be collected and written down only in the 20th century. तो ये काफ़ी फेमस उस समय हुए 20th century के दौरान। balls were a group of mystic minstrels. They had both Hindu and mainly Vaishnavites and Muslims generally Sufi and mystic members. तो जो ये balls थे ये हिंदू और मुस्लिम्स जो ऑफिशियल्स थे या भगवान विष्णु को मानने वाले थे उनका संत एक ग्रुप था।
The ball songs were accompanied by the musical instrument like the iktara. तो ये iktara musical instrument रखते थे अपने पास. Rabindranath Tagore was highly influenced by the inspired by the balls. Then we have architectures. Bengal witnessed an increase in temples construction from the 15th century to 19th century. 15 से 19 सेंचुरी के दौरान यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल बने. लोकल डाइटीज दैट वर वंस वर्शिप्ड in thatched huts gained importance and began to be worshipped in the temples that were built during this period. तो यहाँ पे जो लोकल भगवान थे उनको यहाँ पे पूजा जाने लगा. ठीक है, उनकी डाइटीज यहाँ पे रखी जाने लगी और फिर उनको इसी पीरियड से उनकी पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई. Vishnupur in Bankura district of West Bengal has some of the best example of Bangla style temples. So Vishnupur बंकुरा में है जो वेस्ट बंगाल में. तो यहाँ पे बहुत सारे बंगला स्टाइल टेम्पल्स बनाए हुए हैं. एंड रसमंचा केस्ता रे टेम्पल जोर बंगला टेम्पल, then Radha Govind temple and Shama Raya temple are some of the important temples ones. Then we have keywords. Raga, type of melodies in Indian music. Draupad, primarily a vocal music performed by men used in praise of hero, gods and kings. Khyal, based on a list of short songs 2 to 16 lines which are singer repeats in different ways. Then we have incarnation, the appearance of God in or spirit in an earthly form. Then we have points to know. Sanskrit was the official language of North India till the rule of Delhi Sultanate. A 14th century text Lalita Kalam was composed by Mani Pravalam. The miniature tradition of painting developed during the medieval period. Various artist forms of the Mughals court moved on the court of emerging regional state. This led to the rise of Rajput, Pahari and Deccan school of painting. The Draupad and Khyal style of singing was practiced during the reign of Mughal king and Muhammad Shah. And Chaturdandi Paraksika and a work on the Carnatic school of music was written in 17th century. The Mangal Kavyas were narrative poems of local deities like Chandi and Manasa. Jatras theatre were also popular. They are acted out even today by travelling performers. And Bolgaon songs, Gan songs were also very popular. Bols were a group of mystic minstrels. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.